हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट को कवर किया था। अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ स्टेटमेंट दैट समराइजेज ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम अपनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बिटवीन अ कंट्री, मतलब अपनी कंट्री की और दूसरी कंट्री के साथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स इन अ पर्टिकुलर ईयर और इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर और इन अ पर्टिकुलर मंथ। इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज or a transfer of payment, transfer of capital between a country and outside the world. So balance of payment is the correct answer. But जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो बाकी के तीन ऑप्शंस की भी स्टडी किया करो कि वो इसका आंसर क्यों नहीं हो सकते। So the next option is balance of payment deficit. Balance of payment deficit means a situation when import exceeds a export. Deficit means a loss, और loss हमें कब होता है when our expenditure exceeds our income. So the balance of payment deficit का क्या मतलब है? जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ स्कोर कार्ड, बैलेंस ऑफ स्कोर कार्ड की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, मतलब इस नाम का कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर नहीं करते। बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ ट्रेड विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। दैट मीन्स इसके अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करते। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर ए. The next question is an agreement between a countries that has the goal of abolishing all tariff between a member countries. That means ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन अ टू और मोर कंट्रीज जिसका मेन फोकस है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना बिटवीन अ मेंबर कंट्रीज, मतलब कि जो भी जिन्होंने भी उसको साइन किया है एग्रीमेंट को, उनके बीच में सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल. सो दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. अब बाकी के तीन ऑप्शंस देखते हैं. फ्री ट्रेड जोन. फ्री ट्रेड जोन इज अ क्लास ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर गुड्स में बी लैंडेड, मैन्युफैक्चर्ड और री एक्सपोर्ट विदाउट एनी गवर्नमेंट और कस्टम इंटरफेरेंस. फ्री ट्रेड जोन इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉरेन ट्रेड जोन. Foreign trade agreement is any kind of agreement between a two or more countries. Forward discount is related to a security market. Forward discount is a condition under which expected future price is less than a spot price. So the answer will be answer number A, that is free trade agreement that abolish all tariff between a member countries. The next is Foreign Investment Promotion Board revamps the rules and regulation pertaining to Foreign Investment and Promotion Board 91 में ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स या फिर हम बोल सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ड्यूरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड प्रिपेयर किया गया था. इसका मेन फोकस क्या था कि जितनी भी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करना. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड is an interministerial body responsible for processing of FDI proposals, मतलब जो भी हमें फॉरेन से proposals मिल रहे हैं FDI के लिए उन सबको रेगुलेट करना. विच आर नॉट अलाउड अंडर अ ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि दो रूट के थ्रू हम कर सकते हैं. एक होता है हमारा ऑटोमेटिक रूट, जो ऑटोमेटिक रूट के अंदर जो FDIs नहीं हो सकती वो उसको कौन रेगुलेट करता है? FIPB. ये 91 के अंदर बनाया गया था और 96 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उस टाइम पे इसको ट्रांसफ़र किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन. सो FIPB किसको रेगुलेट करता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को. द नेक्स्ट इज इंडिकेट द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. इंटरनेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशंस, और अपनी कंपनी को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आउटसाइड अ कंट्री सेल कर सके या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी या पार्टनरशिप कर सके दूसरी कंट्रीज़ के साथ. तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं. बेसिकली जो इसका प्रोसेस होता है उसके अंदर आता है, सबसे फर्स्ट स्टेज आती है डोमेस्टिक कंपनी की, हम अपनी कंपनी को ही इस्टेब्लिश करते हैं. देन एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडीज द थर्ड स्टेज, देन MNCs एंड TNCs.
तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी. सो इंटरनेशनल कंपनी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. इंटरनेशनल कंपनी इज एनी कंपनी विच डू एक्सपोर्ट. ठीक है, जो भी कोई भी कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है या फिर इंपोर्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कंपनी. सो इंटरनेशनल कंपनी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. देन एमएनसीज, एमएनसी मीन्स कोई कंपनी हमने अपनी सब्सिडरी कंपनी किसी और कंट्री के अंदर हमने ओपन करी है एंड दैट कंपनी अडॉप्ट द मार्केट स्ट्रेटजीज टू फिट ईच कल्चर ग्रुप्स. दैट मीन्स कि वो हमने जो एमएनसी दूसरी कंपनी के अंदर ओपन करी है दूसरी कंट्री के अंदर, वो क्या करेगी, वो अपनी पेरेंट कंपनी की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं करेगी. वो उसके साथ क्या करती है, वो जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, जो वो प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज्ड करती है, उसके अंदर चेंजेस लेके आती है अकॉर्डिंग टू दैट कंपनीज एनवायरनमेंट, दैट कंट्रीज एनवायरनमेंट इन विच इट operates. So the second stage of internationalization is MNC. The third one is global company. Global company is that company which is operated in many countries but the offering and processes are consistent in each country. MNC और ग्लोबल कंपनी में एक माइनर सा डिफरेंस है. MNC क्या करती है, जिस कंट्री के अंदर वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करती है, लाइक मैकडोनल्ड्स. बट ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होती है जो सेम प्रोडक्ट सेम प्रोसेस ही वो सब कंट्रीज़ के अंदर सेल करती है. वो दूसरी कंपनी में अगर ऑपरेट भी कर रही है तो वो उसके अंदर अपने प्रोसेस के अंदर, अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाएगी. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन इज़ ट्रांसनेशनल कंपनीज. ट्रांसनेशनल कंपनीज़ भी हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके सेटअप करते हैं. इसके अंदर क्या होता है, हम सारी इन्वेस्टमेंट है एफडीआई के थ्रू या जो भी इन्वेस्टमेंट है हम सब कुछ लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू एमएनसीज बट द मेन डिफरेंस इज़ दैट इट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम. दैट मीन्स एमएनसीज के अंदर क्या होता है, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड होता है. दैट मीन्स जो भी डिसीजन लेगा वो जो उसकी मेन पेरेंट कंपनी है वही एमएनसी के रिगार्डिंग सारी डिसीजंस लेगी, लाइक रिक्रूटमेंट, एक्सपेंशन, स्ट्रेटजीज एटसेट्रा. बट टीएनसीज के अंदर क्या होता है, इट हैज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम. जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है उसी कंट्री के अंदर वही उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, सारे डिसीजंस लेंगे. सो द राइट सीक्वेंस इज आंसर नंबर डी, दैट इज इंटरनेशनल कंपनी, देन मल्टीनेशनल कंपनी, देन ग्लोबल कंपनी एंड द लास्ट वन इज ट्रांसनेशनल कंपनी. द नेक्स्ट इज related to match the column. List 1 contain UNCTAD, WTO, TRIMS, ITC and list 2 contain foreign investment, developing countries, UNDP and general council. देखो जब भी मैच दी कॉलम आते हैं आप इसमें एलिमिनेशन अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हो. दैट मीन्स जिनको आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो ट्रिम्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर. दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो हम ट्रिम्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ हम डायरेक्टली मैच कर सकते हैं. देन जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO. जो WTO के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लेती है उस हायरार्की के अंदर टॉप लेवल की काउंसिल कौन सी है, जनरल काउंसिल. सो WTO इज़ रिलेटेड टू जनरल काउंसिल. सो द आंसर क्या हो सकता है हमारा, या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है. तो अब देखते हैं ITC और UNCTAD में आपस में क्या रिलेशन है. UNCTAD इज रिलेटेड टू अ डेवलपिंग कंट्रीज. UNCTAD द मेन गोल्स आर टू मैक्सिमाइज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग countries. So UNCTAD is related to developing countries and ITC is International Trade Center is related to UNDP. इनके बीच में अभी पार्टनरशिप भी है, दोनों पार्टनरशिप में रन कर रहे हैं. सो ITC is related to UNDP. So our answer will be answer number A. The next question is also related to balance of payment. Which of the following can be included in a current account of balance of payment? Basically current account of balance of payment includes a purchase and sale of goods and services and income from abroad. So purchase of goods from abroad is part of a current account. Sale of services abroad, yes. Workers remittance from abroad, yes. Remittance means कि वहाँ से अपनी इनकम को इंडिया के अंदर लेकर आना.
तो yes, it is also a part of current account. Sale of copyright to foreigners, no, it is a part of a capital account. And direct investment is also a part of a capital account. So the answer will be answer number A. The next is, the different forms of IMF assistance are given below. Identify the one which is mainly meant for less developed countries. इट मीन्स लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो IMF ने स्टार्ट की हुई हैं. क्रेडिट ट्रेंचेड ड्राइंग मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर IMF से लोन लेती है तो उनको सिंगल टाइम पे ही सारे के सारे लोन सेंशन नहीं कर दिया जाता या वो विड्रॉ नहीं कर सकते, उनको स्टेजेस में विड्रॉ करना होता है. तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम पे आप 25% विड्रॉ कर सकते हो, देन आप 30% विड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ पे हमें स्टेजेस में इसके अंदर ड्रॉइंग मतलब विड्रॉ करना होता है अमाउंट. Extended fund facility, yes, extended fund facility is an assistance of IMF for less developed countries. It is a main tool of providing loan to less developed countries under a poverty reduction and growth facilities. कंपेंसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी 1963 के अंदर स्टार्ट किया गया था. ये BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विच आर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल्स, उनके लिए था. एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज गिवन टू कंट्रीज for infrastructure development and for poverty reduction. So the answer will be answer number B, that is extended fund facility, which is a part of PRGF, poverty reduction and growth facility. The next is, flow of foreign loans and investment affect the capital account balance. Current account में ये नहीं आता, trade balance में भी नहीं आता, so it is a part of a capital account balance. The next is, United Nations Conference on Trade and Development was set up in 1964. The next is related to the various events or organization and time period of their setup. ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 94 में हुई थी, जिसके मेन 2 प्रोडक्ट्स थे, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक एंड IMF. 1944 में. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ था 1947 में. And next is ACRA conference. ACRA conference is related to climatic change, which was held in 2008. United Nations Conference on Trade and Development was held on 1964. So the answer will be answer number A. The next is, the forces that lend momentum to the process of globalization have been identified by Michael Porter include the following. फ्लूइड ग्लोबल कैपिटल मार्केट, यस, फ्लूइड ग्लोबल कैपिटल मार्केट का मतलब है कि जो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है कि माइकल पोर्टर जिन्होंने कम्पिटिटिव फोर्स मॉडल भी दिया था, उनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी फोर्सेस है जो ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन में मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है, ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करती है. Technological restructuring, yes. Decreasing religious command, no, it is not one of the force that lend momentum to the process of globalization. Ethnic decontrol, no. New global competitors, yes, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगी तो न्यू कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर होंगे. एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 90s, yes. So the answer will be answer number C. That means first, second and fifth and sixth are few forces that provide the momentum to the process of globalization. The next question is related to assertion and reasoning. The assertion, the balance of payment presents a classified record of all receipts on account of goods exported, services rendered and capital received by residents and payment made by them on account of goods imported and services received from capital transfer to non-residents or foreigners. It means कि balance of payment में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. इसके अंदर हम वो सारी रिसिप्ट्स इंक्लूड करते हैं, चाहे वो गुड्स को एक्सपोर्ट करके आई है या सर्विसेज प्रोवाइड करके या फिर कोई भी हमने अपने NRI से कोई भी पेमेंट रिसीव करी है, यस. और इसके अंदर हम वो सारी पेमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं जो हमने गुड्स इंपोर्ट की थी उसके अगेंस्ट जो हमने पेमेंट करी है, सर्विसेज के अगेंस्ट कोई हमने पेमेंट करी है या फिर हमने कोई फॉरेन या फिर हमने कोई कैपिटल ट्रांसफ़र करी है या एनी काइंड ऑफ अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करा है टू एनी फॉरेनर और NRI.
So assertion is correct. Reason: the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between the resident of a country and the rest of the world. ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं. सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि इसके अंदर हम सारी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इंक्लूड करते हैं तो उसके पीछे क्या है कि इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं अपनी गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी, सर्विसेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी और कैपिटल ट्रांसफर भी. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर ए. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इफेक्ट्स ऑफ डंपिंग ऑन इम्पोर्टिंग कंट्री. डंपिंग बेसिकली होता क्या है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है ऑन अ वेरी लो प्राइस, मतलब इतना लो प्राइस होता है कि कोई उसको compete ही नहीं कर सकता. उनकी जिस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट किया गया है उस कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उसको मतलब कि compete ही नहीं कर सकती बहुत ही लो प्राइस पे जो अगर वो प्रोडक्ट अपना वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डंपिंग. अब इन्होंने कहा है कि डंपिंग का इनमें से कौन सा अफेक्ट नहीं हो सकता. Domestic industry might be affected adversely by a decline in the sales and profit is one of the effect of dumping. क्योंकि domestic industries उसके साथ compete नहीं कर सकती, जिसका consequence क्या होता है कि उनकी सेल कम होनी स्टार्ट हो जाती है एंड प्रॉफिट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है. If dumping is continued for a longer period, survival of the domestic industry may be threatened. Yes, it is also correct कि अगर वो longer period तक अगर हम dumping होती रहेगी कंट्री के अंदर तो उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट, डंपिंग में क्रिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री. येस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. इट फाइंड मार्केट फॉर इट्स सरप्लस प्रोडक्शन. ये इम्पोर्टिंग कंट्री का अफेक्ट नहीं है, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए है. क्योंकि एक्सपोर्ट कंट्री इतने लो प्राइस पे क्यों एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके पास अगर सरप्लस प्रोडक्शन है, मतलब उनकी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल करने के बाद भी किसी चीज़ में उनकी एक हम बोल सकते हैं एडवांटेज है कि वो उसको लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो अपनी एक्स्ट्रा सरप्लस जो भी उनकी प्रोडक्शन है उसको सेल आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर उसको वो बहुत कम प्राइस पे सेल करते हैं. सो ये इसका अफेक्ट नहीं है इम्पोर्टिंग कंट्री पे. इम्पोर्टिंग कंट्री की सरप्लस प्रोडक्शन यूज़ नहीं हो रही है, एक्सपोर्टिंग कंट्री की यूज़ हो रही है. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर डी. द नेक्स्ट इज द मेन फीचर्स ऑफ ट्रीम. ट्रीम स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू WTO. तो रीड आउट करते हैं. ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल आर इम्पोज्ड. नो, ट्रिम के अंदर रिस्ट्रिक्शंस को एबुलिश किया गया था. नो रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन एनी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट. करेक्ट है. रिस्ट्रिक्शन ऑन रेपिट्रेशन ऑफ डिविडेंड इज एलिमिनेटेड. येस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. रेपिट्रेशन मीन्स सेंडिंग मनी बैक टू द पेरेंट कंपनी. Import of raw material is allowed freely. Yes. No limit on the extent of foreign investment. Yes. So the answer will be answer number B. The next is possible impact of WTO on various aspects of Indian economy. The World Trade Organization का Indian economy पे क्या effect आया. Quantitative restrictions will be allowed. No, इन्होंने restrictions को remove किया था. Second hand cars will be imported. Yes. There will be a dumping of Chinese products. Yes. चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर इतने लो प्राइस पे मिलते हैं कि हमारी डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं वो उनके साथ compete कर ही नहीं सकती. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. नो. चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन. नो. अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. येस, हमने अभी डंपिंग वाले पार्ट में ही करा था कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो दैट मीन्स इंडस्ट्री शट डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी और जिसका एडवर्स इफेक्ट हमारी किस पे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी. दैट मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ WTO. The next is also related to assertion and reasoning. Economic integration abolishes cross national economic discrimination. Yes, economic integration से क्या हुआ, जो भी हमारा दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो भी एक डिफ्रेंशिएशन है कि हम ये दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको रिमूव कर दिया गया था. जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेसिकली उन कंट्रीज़ के बीच में हुआ जो कि जियोग्राफिकली मतलब कि जो नियर बाय सिचुएटेड हैं, जो आसपास रहती हैं, उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में क्या हुआ था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ था. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर बी. दैट इज़ बोथ A and R आर करेक्ट.
Next is related to match the column. List 1 contain free trade area. Next is custom unions, OEEC and common market. And list 2 contain Mercosur, यूरोपियन यूनियन, एफ्टा एंड मार्शल प्लान. देखो सबसे पहले उनको मैच किया करेंगे जो हम इजीली कर सकते हैं. फ्री ट्रेड एरिया इज रिलेटेड टू एफ्टा, दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया. OEEC stands for Organization for European Economic Cooperation, that is related to Marshall Plan. And Mercosur is a South American trade bloc which was formed in 1994. The group signed the protocol of Europreto to form its status as a custom union. तो जो मैरकोसर है ये एक साउथ अमेरिकन ट्रेडिंग ब्लॉक है जो 94 के अंदर फॉर्म्ड हुआ था, और जिन्होंने एक 94 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी यूरोप्रोटो के साथ, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इसको कस्टम यूनियन का स्टेटस दिया गया था. नेक्स्ट आता है कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन. कॉमन मार्केट एंड सिंगल मार्केट ऑल आर सेम. इसके अंदर क्या होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल. तो यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज़ की एक यूनियन है जिसके अंदर कोई भी उनके बीच में एक तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वो फ्री मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग वो करते हैं, वेदर इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ गुड और सर्विस और लैंड और कैपिटल. So the answer will be answer number C. The next is, out of the following which are the important objectives of IMF? To promote exchange rate stability, yes, it is one of the objective. To create standby reserve, yes. To print international currency notes, no. To establish a multilateral system of payment, yes. इन्होंने स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको हम एक तरीके से पेपर गोल्ड भी बोलते थे, तो इन्होंने एक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट फॉर्म किया था. टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, yes. टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, नो. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी. द नेक्स्ट इज उर्गवे राउंड इज रिलेटेड टू गेट. 95 के अंदर गेट को रिप्लेस करके WTO इस्टेब्लिश हुआ था और ये गेट का 8th राउंड था. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी. द नेक्स्ट इज related to match the column. This question is related to international trade theories. Comparative cost theory of international trade is given by David Ricardo. The international trade theory of opportunity cost is given by Gottfried Haberler. And factor endowment theory of international trade is given by Hexer Olin, and doctrine of reciprocal demand is given by J.S. Mill. So thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram, and you can also post your queries in a chat box. So thank you everyone.